नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं दिल्ली सल्तनत के तीसरे महत्वपूर्ण वंश तुगलक वंश को लेकर आपके बीच फिर से उपस्थित हूं और दिल्ली सल्तनत का यह अंतिम वीडियो होगा, चूंकि इसके पहले मैंने सैयद और लोदी वंश पर प्रकाश डाला है। इसके बाद हालांकि मैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पर अलग से चर्चा करूंगा और दिल्ली सल्तनत के साहित्यिक स्रोत और स्थापत्य कला पर अलग से चर्चा करूंगा। अभी कम से कम 2 और वीडियो दिल्ली सल्तनत पर आएंगे। तुगलक वंश तीसरे महत्वपूर्ण वंश के रूप में स्थापित होता है। तुगलक वंश का कार्यकाल मोटे तौर पर 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा। इसकी चर्चा मैंने हल्के फुल्के ढंग से की थी। अगर इसके अध्ययन के स्रोत को देखेंगे तो प्रमुख फारसी स्रोतों में अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा। तुगलकनामा से हमें गयासुद्दीन तुगलक के विजय अभियान की चर्चा मिलती है। जियाउद्दीन बर्नी का ग्रंथ है तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही से भी हमें तुगलकालीन सुल्तानों के बारे में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की जानकारी हमें मिलती है। और फिरोज शाह तुगलक स्वयं पढ़ा लिखा बादशाह था दिल्ली सल्तनत का। उसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी फुतुहाते फिरोज शाही। उससे भी हमें तुगलकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे सेकेंडरी सोर्स लिखे गए हैं। मैं जिस समय दिल्ली सल्तनत के स्रोत की चर्चा करूंगा उसमें इन सारी बातों को मेंशन करूंगा। पहले सुल्तान के रूप में गयासुद्दीन तुगलक को पाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 का कार्यकाल रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि मुबारक शाह खिलजी को अपदस्थ करके उसकी हत्या होती है। गयासुद्दीन तुगलक ताजपोशी कराता है। वह उपनाम गाजी मलिक धारण करता है। गाजी मलिक के उपनाम से वह सुल्तान बनता है। इसके समय के मेजर अभियान को अगर देखें तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत के राज्यों को मिलाया गया, जिसमें पहला राज वारंगल था। गयासुद्दीन ने दक्षिण भारत अभियान किया था। 1323 ईस्वी में शहजादा जौना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बनता है, वह वारंगल के काकातीय प्रशासन और मदुरा के पांड्य राज को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तेलंगाना का नाम बदलकर उसने सुल्तानपुर रखा। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत के राज्यों का विलय गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक उसका भतीजा था, जो जूना खां उल्गू खां के नाम से प्रचलित हुआ। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ गयासुद्दीन तुगलक का मनमुटाव था और निजामुद्दीन औलिया की लोकप्रियता से घबराकर गयासुद्दीन तुगलक ने यह आदेश निकलवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले तुम दिल्ली खाली कर दो। इस पर औलिया की एक उक्ति है, दिल्ली हनोज दूरस्तो, दिल्ली अभी तुम्हारे लिए बहुत दूर है, तुम दिल्ली पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और औलिया की भविष्यवाणी सत्य प्रतीत हुई। 1325 ईस्वी में लकड़ी के भवन गिरने से तुगलकाबाद के समीप अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। हालांकि सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने में हम लोग फिरोज शाह तुगलक को जानते हैं कि उसके समय में काफी नहर का निर्माण हुआ, लेकिन पहला नहर निर्माण करवाने वाला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, जिसे हम एमबीटी के नाम से जानते हैं। एमबीटी का कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 तक रहा। राजमुंदरी के अभिलेखों में जौना खां को, जिसे मैंने उलूग खां भी कहा, दुनिया का खान कहा गया।
आजम शब्द उसके लिए प्रयोग होता है। दुनिया का खान शब्द मोहम्मद बिन तुगलक के लिए आया है। एमबीटी के नाम में कई संज्ञाओं को जोड़ा गया। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। इसीलिए उसके नाम के हमेशा कुछ नया करने के लिए उत्सुक रहता था। अपनी प्रजा को किस तरह से वह लाभान्वित पहुंचाए, राज्य किस तरह से उसके नीतियों से लाभान्वित हो, इस तरह की योजनाएं उसके दिमाग में चलती रहती थी। इस वजह से वह अपनी योजनाओं में विफल भी हुआ। इस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का पिपासा अथवा परोपकारी भी कहा गया। बहुत सारे उपनाम मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जुड़े हैं। 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। उसकी रचना है तारीख रेहला। इब्न बतूता दिल्ली का काजी सर्वाधिक दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ दिल्ली में। तो इब्न बतूता का कहना है कि सर्वाधिक विद्वान और सुसंस्कृत शासक के रूप में हम मोहम्मद बिन तुगलक को पाते हैं और दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान। अब हम एक एक करके मोहम्मद बिन तुगलक के योजनाओं को समझते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की क्या योजनाएं थी, प्रशासनिक योजनाएं या उसकी राजनीतिक योजनाएं क्या थी। सबसे पहले मैं खुरासान विजय की चर्चा करता हूं। खुरासान विजय को हम समझते हैं, मिस्र का सुल्तान था तरमासरीन। तरमासरीन के साथ मोहम्मद बिन तुगलक का एक टाई अप होता है और मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सेना की एक विशाल फौज खड़ी कर ली और अपनी सेना को 1 साल का अग्रिम वेतन दिया। और जब सैन्य अभियान का समय हुआ कि खुरासान पर आक्रमण करना है, उस पर विजय हासिल करना है और लूट का जो धन हाथ लगे उससे लाभान्वित होना है, काफी धन संपदा हासिल होगी, तो खुरासान अभियान के समय में मिस्र में तरमासरीन को ही शासक पद से हटा गया। तो सुल्तान की ये योजनाएं अधूरी रह गई, लेकिन दिल्ली सल्तनत का खजाना खाली हो गया क्योंकि उसने अपने सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन दिया और इतने बड़े विशाल सैनिकों का खर्च सल्तनत के खजाने पर सल्तनत के खजाने को वहन करना पड़ा। तो इसकी पहली योजना खुरासान योजना विफल हो गई। दूसरा अभियान था मोहम्मद बिन तुगलक का कराचील अभियान। कराचील जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में पड़ता है। यह हिमालय का कांगड़ा क्षेत्र है और तिब्बत की सर्दी थी। तो सुल्तान की ये योजना भी इसलिए विफल हो गई कि तिब्बत की सर्दी इसके सैनिक झेल नहीं पाए। इस अभियान में जितने भी सैनिकों ने अभियान में शामिल हुआ था, जितने भी सैनिक, वो सारे सैनिक हताहत हुए, आधी से अधिक सेना मर गई। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक की कराचील अभियान भी विफल हो गई। 1230 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को चलाया था। सांकेतिक मुद्रा कोई पहली बात भारत में नहीं थी, मंगोलों की यह देन है। मोटे तौर पर मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य से चांदी का शॉर्टेज हो रहा था, तो इसने चांदी के बदले में एक प्रतीकात्मक सिक्के चलाने की बात सोची जिसमें विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण था। और ये योजना इसलिए विफल हो गई कि राज्य के जितने भी सेठ साहूकार थे उन्होंने चांदी को ब्लैक स्टॉक कर लिया, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए सिक्के सफल नहीं हुए। अर्थव्यवस्था उस समय की औंधे मुंह गिरी और सांकेतिक मुद्रा जो प्रतीक मुद्रा के रूप में इसने लाया था उसकी यह भी योजना विफल हो गई। मोटे तौर पर इसका सबसे विवादास्पद निर्णय रहा राजधानी परिवर्तन का। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया। मैं एक बात आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोल आक्रमण होते रहे। अलाउद्दीन के समय में भी 2-3 मेजर मंगोल आक्रमण हुए हैं
अल्तमश के समय में चंगेज खान ने वापस लौटा दिया था किसी तरह मना के। बलबन के समय में मंगोल आक्रमण में उसका पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक इस बात को समझ रहा था कि दिल्ली पर बार बार मंगोल आक्रमण हो रहा है और इस वजह से क्यों ना राजधानी को बदल दिया जाए, राजधानी को परिवर्तित। तो उसने आदेश दिया अपने अधिकारियों को कि ऐसा सुरक्षित जगह का आप चयन करो जहां पर मंगोल आक्रमण। तो इसके लिए देवगिरी को चुना गया। देवगिरी गुजरात में है, जो दौलताबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ बीच का एक समतल मैदान था और इस जगह को देवगिरी को मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी के लिए जगह चुना और कुबतुल इस्लाम का उसे नाम दिया और उसने दिल्ली की प्रजा को आदेश दिया देवगिरी कूच करो। हालांकि इसने बहुत सारे उपाय भी किए, वहां जाने के लिए सड़क बनवाई, सड़क के किनारे सराय बनवाए, पेड़ पौधे लगवाए, बहुत सारी बातें की गई, प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखने का प्रयास किया गया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी विफल हो गई। दौलताबाद राजधानी परिवर्तन हुआ, लेकिन दिल्ली की प्रजा बुझे मन से दौलताबाद जाने के लिए तैयार हुई, क्योंकि इसने शाही फरमान निकाला। इसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दिल्ली में ढूंढो, कोई बचा तो नहीं। काफी ढूंढने पर इब्न बतूता लिखता है कि एक लंगड़ा और एक अंधा मिला। तो लंगड़े को तो इसने मरवा दिया, अंधे को हाथी के साथ जंजीर में बांध दिया कि वह उसके साथ घसीटता हुआ चला जाएगा। उसकी सारी प्रजा दौलताबाद चली, आधी प्रजा रास्ते में ही मर गई, आधी प्रजा दौलताबाद के क्लाइमेट चेंज होने के वजह से वहां गर्मी से मर गई। और इस वजह से दौलताबाद जाने के बाद भी प्रजा को वहां का क्लाइमेट सूट नहीं किया, मौसम के कारण वो बीमार पड़े और विभिन्न बीमारी के वजह से मर गए। फिर अंततः इसको रियलाइज होता है कि मैंने राजधानी परिवर्तन करके गलती की, इसलिए इसने दोबारा आदेश दिया कि फिर राजधानी को वापस आप दौलताबाद से दिल्ली बैक करो। तो यह राजधानी परिवर्तन की योजना, इसका सनक भरा परिणाम था। इस पे बहुत सारे कंट्रोवर्सी आ रहे हैं। सोच में कहीं कोई विद्वेष नहीं था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का यह मानना था कि चूंकि दिल्ली पर मंगोल आक्रमण बराबर होते हैं तो सुरक्षित जगह राजधानी बननी चाहिए। और दौलताबाद उसने राजधानी किया, सड़कें बनवाई, वृक्ष लगवाए, लेकिन क्या 6 महीने में कोई वृक्ष बड़ा होकर फलदार छायादार हो सकता है या वह फल देने लायक नहीं हो सकता है। तो सारी योजना इसके अधिकारियों के कारण विफल हुई और अंततः फिर वापस राजधानी दौलताबाद से दिल्ली लाया गया। तो इस तरह सनक भरे परिणाम के कारण जनता काफी परेशान होती है। एल्फिस्टन कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश था, कहीं ना कहीं वह इनडायरेक्ट रूप में पगला बादशाह के रूप में इसे कोड करता है। अन्य सारे इतिहासकारों का भी इस पर मत है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के प्रजा को दंडित करना चाहती थी, क्योंकि इसके सनक भरे नीति के कारण दिल्ली की प्रजा परेशान थी और कागज में गालियां लिख लिख कर उसके महलों में फेंका करती थी। और इस वजह से सुल्तान अपने प्रजा को दंडित करने के लिए राजधानी परिवर्तन किया। इसका अंतिम महत्वपूर्ण अभियान था दोआब में कर वृद्धि। इसका मानना था कि अधिक कर के वसूली के लिए उपजाऊ भूमि का चयन हो, उसमें अत्यधिक उपज हो और उससे राज्य को अत्यधिक आमदनी। इसके लिए दोआब को चुना गया। दोआब आपका गंगा के दोनों किनारे का एक फर्टाइल कॉस्ट, इलाहाबाद से लेके आप बढ़ जाइए बंगाल तक का वो पूरा क्षेत्र ये दोआब कहलाता है। तो दोआब को चुना गया और इसने किसानों को इसके लिए काफी ऋण दिए, धन भी दिया गया, बीज भी दिया गया, लेकिन इसके अधिकारियों ने गलत भूमि का चयन किया, जिस वजह से उसकी यह योजना भी विफल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के सोच में कहीं कोई कमी नहीं थी। वह हमेशा कुछ अच्छा करना चाहता था, पढ़ा लिखा बादशाह था, उसके दिमाग में अंतर्द्वंद चलते रहता था, कुछ डायलेक्टिक थ्योरियां चलते रहती थी। इस वजह से वह सुल्तान को लाभान्वित करना चाहता था, सुल्तान अपनी प्रजा को, लेकिन उल्टे हानि हो जाती थी। इस वजह से उसे सनकी बादशाह या पगला बादशाह के रूप में देखा गया। हालांकि इसके समय में काफी अच्छे अच्छे कार्य भी हुए। पहली बार दिल्ली सल्तनत में अकाल राहत संगीता मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तैयार कराया गया था। इसने किसानों को कृषि ऋण दिया, जिसको हम तकावी ऋण कहते हैं, और किसानों को खेती करने के लिए
अच्छे अच्छे बीज तक देने के लिए की बात की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कृषि विभाग स्थापित हुआ था दीवाने अमीर को ही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक, इस बात को ध्यान में रखना है। और यह एक तरह से एग्रीकल्चरल लोन के लिए किसानों की उन्नति की बात करता था। इब्न बतूता की मैंने चर्चा करी। इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत में सती प्रथा का उल्लेख किया है कि किस प्रकार दिल्ली सल्तनत में सती प्रथा की व्यवस्था थी। राजपूताना में ये पुत्री का जन्म लेना अभिशाप माना जाता था। किस तरह से राजपूत कन्याओं को जलना पड़ता था, पति के साथ उन्हें चिता में जबरदस्ती झोंक दिया जाता था। उसने रेहला में इस बात की चर्चा की है कि मेरे आंख के सामने ये सब सारी घटनाएं घटी है कि किस तरह से पति के साथ उसकी स्त्री को चिता में झोंका गया। वह रुदन कर्दन कर रही थी, उसके आवाज को दबाने के लिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं ताकि उसके आवाज से कोई पसीज ना जाए। तो इस तरह की घटना इब्न बतूता लिखता है कि मैं इस घटना को देखकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आई तो वहां पर राख दिखाई पड़ता है। तो एमबीटी के समय में सती प्रथा का उल्लेख मोटे तौर पर इब्न बतूता ने किया है। अंतिम बात, 1391 ईस्वी में थट्टा में विद्रोह दबाते समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती थी। अब है कि जब सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो उसके समय के जो भी ये पर्शियन लिटरेचर हैं, जो भी समकालीन इतिहासकार हुए, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन भी किया है। अगर इसामी को पढ़ते हैं तो इसामी कहता है कि सुल्तान रक्त एवं खून का पिपासा था। मतलब इस तरह की बातें आई कि सुल्तान खूनी एवं रक्त पिपासा था। वह दिल्ली वासियों को दंडित करना चाहता था, क्योंकि मैंने अभी कहा कि दिल्ली के लोग सुल्तान के महलों में गालियां वाला पत्र फेंकते थे, इस वजह से उसने दंडित किया अपने। एल्फिस्टन कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। मैंने बदायूं को कोट में कर रहा हूं। बदायूं ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। जिस दिन मोहम्मद बिन तुगलक मरा, दिल्ली की प्रजा ने चैन की सांस ली और वह सुल्तान से मुक्त हो गई। अब प्रजा भी अपने सुल्तान से मुक्त हो जाती है। इसके स्थापत्य को अगर देखें तो दिल्ली में जहां पनाह नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और अंतिम बात जो मैंने कह ही दी कि मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मोनालिसा की उपाधि मिली थी, चूंकि वो अपने दरबारियों का खुशामद करता था। उसने अपने समय में अमीर उलेमाओं को काफी इज्जत दी, प्रशासन में उसके राय को स्वीकार किया। वो अपने हरम की महिलाओं का इज्जत करता था। जब भी वो अपनी माँ को देखता था तो घोड़े से उतरकर दौड़कर उनके पांव बोसी पैर को चूमता था। तो इस तरह का सुसंस्कृत शासक के रूप में हम मोहम्मद बिन तुगलक को पाते हैं, एक विद्वान शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक को पाते हैं। तो 1351 ईस्वी आते आते मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हम देखते हैं कि उसका भतीजा फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी जिसे हम उसको निकनेम शॉर्ट नेम से जानते हैं, वह सुल्तान बनता है। एफएसटी का कार्यकाल मोटे तौर पर 1351 से 1388 ईस्वी का रहा है। एफएसटी ने स्वयं को खलीफा का नायब कहा। वह अपने आप को लेफ्टिनेंट ऑफ खलीफा मानता है और वह खलीफा के आदेश से ही अपने आप को शासन करने के लिए वो प्रेरित होता है। तो एफएसटी को मोटे तौर पर सल्तनत काल का आदर्शवादी शासक कहा जाता है। और एल्फिस्टन और इलियट एंड डॉसन्स की किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियंस। तो इलियट महोदय कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक सल्तनत युग का अकबर था। हालांकि ये तुलना बेमानी है, चूंकि एफएसटी का कार्यकाल पहले, अकबर का बाद का कार्यकाल है। फिर भी ये शब्द आया है। अगर हमारे बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है, तो यह सब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के लिए आया है। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। उसके लिए वर्ड है बेनोवोलेंट डिस्पॉट रूलर। वह दयालु भी था
वह कठोर भी था, कहीं कहीं वह धर्मनिरपेक्ष की जगह धार्मिक कट्टरता का भी वह परिचय देता है। दयालु तो इतना था कि एक बार की घटना है कि एक सैनिक उसके पास रोते हुए आता है कि मेरी भर्ती सेना में इसलिए नहीं हो रही है कि मुझे आपके अधिकारियों को घूस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मैं घूस नहीं दूंगा तो मेरी भर्ती नहीं होगी। तो सुल्तान इतना दयालु था कि उसने घूस देने के लिए सैनिकों को सोने का एक सिक्का दिया और कहा कि जाओ तुम इसको देकर अपॉइंट हो जाओ, भर्ती हो जाओ। चाहता तो अपने समय के भ्रष्टाचार को दूर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए कहीं न कहीं उसमें और दूरदर्शिता थी। इसके समय की महत्वपूर्ण बातों को अगर हम देखें तो इसने दास विभाग स्थापित किया था। सुल्तान को दासों से बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए दीवाने बंदगान विभाग फिरोज शाह तुगलक के समय में सेटअप हुआ। इसके समय में दासों की संख्या दिल्ली सल्तनत में 1,80,000 के आसपास थी, जो सल्तनत के खजाने का एक बड़ा हिस्सा दासों पर व्यय होता था। और कहीं न कहीं ये सल्तनत की अर्थव्यवस्था चरमराई, इसमें इसकी बड़ी भूमिका रही। शमसिराज अफीफ रिकॉर्ड देते हैं कि 1,80,000 दासों का संरक्षण सुल्तान ने किया। फिरोज शाह तुगलक ने मजहबी उत्साह में ब्राह्मणों पर जजिया कर को भी लगाया। इसका उड़ीसा अभियान होता है। उड़ीसा अभियान में इसने जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई। हालांकि इसने एक ज्वालामुखी मंदिर को एक छत्र प्रदान किया था सोने का, तो वो अपवाद है, लेकिन इसने जगन्नाथ मंदिर को उसने उड़ीसा अभियान के क्रम में, इसके अगर सैन्य अभियानों को देखें तो फिरोज शाह तुगलक का सैन्य अभियान मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन उसके समान है। मोटे तौर पर इसका ये सिंध अभियान हुआ था, बंगाल अभियान हुआ था। शमसिराज अफीफ कहते हैं कि सिंध अभियान तो बेकार हुआ, सुल्तान को मुंह की खानी पड़ी। उल्टे सिंध अभियान इतनी कुव्यवस्थित अभियान थी कि उल्टे सिंध के सैनिकों ने सुल्तान का पीछा किया। तो एक तरह की कहावत उस समय प्रचलित हुई थी, बड़ी हास्यास्पद कहावत है, कहता कि देख शेख प्रथा का कमाल। देख शेख प्रथा का कमाल, यहाँ शेख वर्ड आया है सूफी इब्राहिम शाह आलम के लिए। तो देख शेख प्रथा का कमाल, एक तुगलक मर गया, एक तुगलक मर गया मतलब मोहम्मद बिन तुगलक मर गया, दूसरे को संभाल, दूसरे को संभाल मतलब फिरोज शाह तुगलक को संभालो। इस तरह की बातें आई। देख शेख प्रथा का कमाल, एक तुगलक मर गया, दूसरे को संभाल। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इसका सिंध अभियान कुव्यवस्थित था। उड़ीसा अभियान में थोड़ी सी सफलता मिली है, जाजनगर वगैरह, लेकिन उल्टे मैंने कहा कि मजहबी उत्साह में इसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई, वहां के लाइब्रेरी को लूटा, कुछ संस्कृत के दुर्लभ ग्रंथ को दिल्ली विभाग लाकर उसने अनुवाद विभाग को स्थापित किया और बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। इसके समय में एक अच्छी बात है कि इसने दान विभाग को स्थापित किया था, दीवाने खैरात विभाग। दीवाने खैरात विभाग मोटे तौर पर मुसलमान अनाथ स्त्रियों, लड़कियों और विधवाओं को आर्थिक रूप से सहायता देता था। किसी गरीब बच्ची का विवाह नहीं हो रहा तो उसके लिए ग्रांट था, विधवाओं के लिए ग्रांट था, या वृद्धा। इसने स्वास्थ्य के लिए तरह तरह अस्पताल वगैरह सबका इसने काम करवाया कि फ्री वाले अस्पताल इलाज वगैरह। तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि सुल्तान दयालु भी था, प्रजा के सुख दुख के लिए वह ख्याल रखता था। मैं सबसे महत्वपूर्ण बातें, इसके समय में नहरों का निर्माण हुआ। जिस तरह शेरशाह को सरा-ए आजम कहा जाता है, उसी तरह फिरोज शाह तुगलक को हम नहर-ए आजम कह सकते हैं, क्योंकि इसके समय में काफी मात्रा में नहर बने और सिंचाई। हालांकि इस प्रथा की शुरुआत मैंने कही कि गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, लेकिन फिरोज तुगलक ने हिसार फिरोजा जगह है आपका हरियाणा में, फिरोजाबाद दिल्ली, अगर पहले इसका स्थापत को हम लोग देख लें तो हिसार फिरोज बसाया इसने हिसार को, वो आपका हरियाणा में है। फिरोजाबाद दिल्ली में है, जिसे आज हम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहते हैं, जो आज अरुण जेटली के नाम पे शायद स्टेडियम का नाम बदला गया। वो और उत्तर प्रदेश में इसने जौनपुर नगर को बसाया था। मैंने कहा कि इसके चाचा का नाम जूना खां था, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर इसने जौनपुर शहर की स्थापना की। जौनपुर मतलब जूना खां या जौना खां के नाम पे जौनपुर बसाया गया। इसने दो महत्वपूर्ण 4-5 प्रमुख नहरों का निर्माण कराया, जिसमें
दो महत्वपूर्ण नहर है, सतलज जमुना नहर का निर्माण कराया। इसमें नहर का नाम है नहर रिजरवाही, प्रमुख नगर था, लंबी थी, 3-4 राज्यों में सिंचाई की व्यवस्था होती थी। नहर उलुग खानी, उलुग खानी भी मोहम्मद बिन तुगलक का नाम उलगू खां था, इस वजह से नहर का नाम उलुग खानी पड़ा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके समय में काफी सिंचाई के क्षेत्र में प्रगति हुई। हालांकि इसने 1/10 भाग सिंचाई कर भी लगाया था। इसने पूर्व के सुल्तानों के समय में जितने भी तरह के 27 नाजायज तरह के कर थे उस सारे टैक्सेशन को समाप्त कर दिया गया। तो एक तरह से फिरोज शाह तुगलक को इसीलिए मैंने कहा कि यह बेनोवेलेंट डिस्पॉट रूलर, कल्याणकारी भी था, निरंकुश शासक के रूप में भी आया और थोड़ा बहुत मजहबी उत्साह का भी प्रदर्शन इसने उलेमाओं को खुश करने के लिए किया। तो मोटे तौर पर 1388 ईस्वी तक फिरोज शाह तुगलक का शासन काल रहा। 1388 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है और 1388 के बाद अगर हम देखें तो 2-3 और सुल्तान आए जिसकी चर्चा मैंने सैयद लोदी वंश के क्रम में करी। मैं उतने उसमें डिस्क्रिप्टिव मोड में नहीं जाना चाहता। और अंतिम तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नासरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण होता है और तैमूर लंग के आक्रमण ने मोटे तौर पर तुगलक वंश को पतन के कगार पर पहुंचा दिया। लेकिन अंतिम बातें यह सत्य है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक साम्राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक विस्तृत था। सबसे बड़ा भूभाग साम्राज्य विस्तार तुगलक काल में हुआ था। तो इस तरह से मैंने तुगलक वंश के महत्वपूर्ण सुल्तानों के बारे में आपसे अपनी जानकारी शेयर की। अगले 2 वीडियो में मैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और स्थापत्य कला एवं साहित्य को लेकर आऊंगा। उसके बाद मेरा प्रयास होगा कि हम भक्ति और सूफी आंदोलन पर चर्चा करें, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर चर्चा करें। इस तरह से हमारा दिल्ली सल्तनत मोटे तौर पर पूरा हो जाएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, सब्बा।